आज हम लोगों को स्टार्ट करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक, अब देखो क्या होता है, एक सेल जो होता है, डैनियल सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, जो भी हो तुम्हारा, उसका जो पोटेंशियल है ना वो बहुत कम होता है। और उतने पोटेंशियल से हमारे जीवन में कोई काम धाम तो होना नहीं है भाई। होगा क्या? नहीं होगा ना। तो क्या किया जाए? तो भाई उनको जोड़े में लगाए, कई सारे यूज़ करें। अब देखो क्या होता है, रिमोट में 2 बैटरी यूज़ करते हैं, देखियो छोटी छोटी होती है। फिर बाइक में देखियो इतनी बड़ी बैटरी यूज़ होती है, ट्रक में उससे भी बड़ी बैटरी यूज़ होती है। तो वो होता क्या है? वो क्या तुम सोच रहे हो कि वो उतना बड़ा सेल बनाया गया होगा? नहीं भाई नहीं, सेल नहीं बनता। सेल का साइज छोटा ही होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है सेल का। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ रहे हो ना, ये इसी वजह से पढ़ रहे हो। अब इसमें तुमको 2 काम करना है। पहले तुमको देखना है कि भाई सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालूं मैं सेल का, और उसके बाद तुम देखोगे कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन लगाने से मेरे को मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, पैरेलल यूज़ करने पे मेरे को मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, और अगर मैं खिचड़ी बना दूं दोनों का, सीरीज पैरेलल मिक्स कर दूं, तो मेरे को मैक्सिमम कब मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जानते ही हो भाई, सीरीज में लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको एक तार में लगा देना है सबको। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो 2 सेल उठाते हैं और उन दोनों को एक तार में लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा मान लो सेल E1 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और एक दो हमारा दूसरा सेल है E2 जिसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो ये पॉइंट मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। तो अब मेरे करना क्या है, मेरे को मालूम है, क्या मालूम है, ये जो हम पिछला डेरिवेशन किए हैं कि E इज इक्वल टू V प्लस IR। यहाँ से मैं V को क्या लिख सकता हूँ, E माइनस IR। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, VAB क्या होगा, VB माइनस VA, और ये किसके इक्वल होगा भाई, तो E1 माइनस, लेट अस एज्यूम कि इसमें जो करंट है वो I है, तो E1 माइनस I R1। और अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल देखें VBC, तो क्या होगा, VC माइनस VB। अच्छा, ये कितना होगा भाई, E2 माइनस IR2। ये ऊपर तुम लोग लिखे हो, उसी डेरिवेशन से ला रहे हो। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करें, मैं ये दोनों के अक्रॉस देखूंगा, ऐसा मुझे खोजना है कि ये दोनों की जगह मेरा एक बैटरी आए और ये पूरा काम कर डाले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं AC निकालता हूँ। VAC क्या होगा, VC माइनस VA। अच्छा, ये देखो यहाँ VC है, ये माइनस VA है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो VB सही हो जाएंगे और मेरे को VC माइनस VA मिलेगा। इसका मतलब ये VC माइनस VA के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि VC माइनस VB प्लस VB माइनस VA। ऐसा लिखने से मेरे हिसाब से मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेशल छूट होती है एक ही चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की। तब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, VC माइनस VB क्या है भाई, E2 माइनस IR2, और VB माइनस VA क्या है, E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1। तो अब देखो ये E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, ये क्या है अपना टोटल V। मान लेते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस AC क्या करो, जो VAC है वो V है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो V जो होगा, ये E1 प्लस E2 को E इक्विवेलेंट लिख दें और माइनस I R इक्विवेलेंट लिख दें, तो कोई दिक्कत है क्या? तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल गई, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू मिल गई, R1 प्लस R2। समझ में आया? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरा जो EMF है वो ऐड हो जाता है, और रेजिस्टेंस, तो जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है उसी तरीके से रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होगा, 2 ठोक सेल लगा देते हैं। चलो
ये मान लो E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और ये E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक, तो अब क्या है कि देखो ये जो है ना ये पैरेलल है, यहाँ पे वोल्टेज होता है सेम, वोल्टेज होता है सेम। तो करंट जो है ये मान लें अगर I है तो इसकी वजह से I1 I होगी, इसकी वजह से I2 I होगी, है कि नहीं? अच्छा, अगर पोटेंशियल सेम है, मैं मान लो इन दोनों टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V है, लेट अस एज्यूम, जो कि VAB के इक्वल है यहाँ पे, है ना? तो ठीक है, लेट अस टेक दैट एज V। तो इस सेल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन। अच्छा, I यहाँ पे I1 होगा क्योंकि वहाँ पे करंट डिफरेंट है, ठीक है ना? अच्छा, और V को दूसरे सेल के लिए क्या लिख सकता हूँ? E2 माइनस I2 R2, है ना? यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I1 क्या निकल के आएगा देखो जरा, ये इसको इसको V को इधर लाओगे और I1 R1 को उधर ले जाओगे, फिर R1 को नीचे फेंकोगे, तो E1 माइनस V अपॉन R1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और I2 क्या निकलेगा? E2 माइनस V अपॉन R2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, हाँ ये R1 है, ठीक। अच्छा, अब ये जो करंट टोटल होगी ये I, ये करंट टोटल करंट I जो है ये किसके इक्वल होगी? I1 प्लस I2 के। भाई जितना आया है उतना ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना? तो अब I को मैं मान लूँ कि इन दोनों की जगह पे एक इक्विवेलेंट रखा होता तो मैं क्या करता? सोचो जरा, तो मेरा जो V होता वो इसके किसके इक्वल होता? E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ऐसा ही होता ना? तो यहाँ से मैं I की क्या वैल्यू लिख सकता था? E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना? तो अब इसमें मैं सब सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, चलो। तो E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। हाँ, ये तो अच्छा है यार। तो अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना, माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना? कोई दिक्कत है क्या? हो, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 बाई R इक्विवेलेंट जो है वो इसके इक्वल होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के, और ये E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट जो होगा वो E1 बाई R1 और E2 बाई R2 के इक्वल होगा, है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और 1 बाई R इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बात समझ में आई कि नहीं? तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो जैसे नॉर्मली ऐड होता है उसी तरीके से ऐड हो रहा है ना? ठीक। अब देखो इसको ये तो ठीक है, ये अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ। हमको चाहिए क्या था? हमको नेट ईएमएफ चाहिए इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का, ये तो नहीं मिला है अभी अपन को। आर इक्विवेलेंट नीचे मालूम है क्या? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? आंखें खोल के देखना। तो इसको थोड़ा देखो, तो ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 होगा क्या एलसीएम लेने के बाद? उसको यहाँ पे भी एलसीएम अगर लूँ मैं तो क्या लिखूंगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 होगा क्या? अच्छा, तो ये E इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? R इक्विवेलेंट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ
और E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और R इक्वलेंट क्या है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1R2 इंटू E1R1 प्लस E2R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब आई थिंक ये तो ख़त्म हो गया और हमको E इक्वलेंट की वैल्यू क्या मिली, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1R2। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल था, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जनरल फॉर्म में। जैसे ये हमारा होता है, ये वाला पार्ट हमारा यूज़फुल पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से यूज़ करोगे। ये याद नहीं होता, इसलिए ये याद करना ज़्यादा आसान है। यहीं से आया ना, आखिर उसी को मैनिपुलेट करके ये लाए हो, अलग से कहीं से पैदा नहीं हो गया ये। और अगर क्या किया जा सकता है इसमें देखो यहाँ पे 2 ही सेल है ना, ज़रूरी है क्या 2 हो सकता है 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 n नंबर ऑफ सेल्स होती तो क्या करते। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है, n सेल्स होती तो 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे डॉट 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 1/rn सबको ऐड करते, रेसिप्रोकल सबका। तो ये क्या हो जाता है, E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस E3/r3 ऐसे ही En/rn। तो ये पैरेलल का है। सीरीज में क्या होता, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता, R सीरीज जो इक्विवेलेंट आता है वो क्या हो जाता, R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn। तो n सेल्स के लिए भी इसी तरीके से तुम लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है। तो तुम लोगों ने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों देख लिया है। तो एक बार अपन n सेल्स के लिए लिख लेते हैं क्या होगा। तो फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब n सेल्स लगी होंगी तो अपना E इक्वलेंट क्या होगा, E1 प्लस E2 अब से ही En तक, और R इक्वलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस Rn, ठीक है। और फॉर पैरेलल जब n सेल्स लगी होंगी पैरेलल में तो अपन क्या निकालें भाई, E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 ऐसे ही करके En बाई Rn। और रेजिस्टेंस R इक्वलेंट कैसे निकलेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ऐसे ही 1/rn, ठीक है। ठीक है, अब ये n सेल्स को सीरीज या पैरेलल में लगाया जा सकता है, हाँ लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट हमारा जो काम है अगला वो ये है ना कि हमको बताना है कि अगर मैं n सेल्स को सीरीज में लगाया या पैरेलल में लगाया या मिक्स करके भी लगा सकता हूँ तो मुझे मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं वो ये है, क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग सीरीज के लिए। कितने सेल्स लगे हैं, मान लो n सेल्स लगे हैं। तो n सेल्स ऐसे लगे हुए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है सबका, ऐसे ही यहाँ तक लगा हुआ है भाई, ठीक है। तो ये E1 R1 E2 R2 ऐसे ही करके En Rn, ठीक है। तो ये जो n सेल्स लगे हुए हैं सीरीज में, इनको सप्लाई, किसको सप्लाई कर रहे हैं, तो लेट अस एज्यूम कि हमारा एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R जिसको ये सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो करंट इधर I फ्लो कर रही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं देगा तुम लोगों को, है ना। तो जो टोटल EMF होगा इन n सेल्स की वजह से वो कितना हो जाएगा, ये अभी अभी निकाले हो, E1 प्लस E2 En, और रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस R2 Rn। अब ऐसा करते हैं ना कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो ये n के n सेल है ना ये आइडेंटिकल है,
आइडेंटिकल है मतलब सेम है, और अगर सेम है तो E1 E2 हो चाहे En हो, सबका वैल्यू E हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका मैं आइडियली सेम मान लेता हूँ। तो इसका मतलब अगर जैसे ही ये सब सेम हो जाएंगे तो ये Ne हो जाएगा क्या, और ये Nr हो जाएगा क्या। तो क्या मैं इसको ऐसा देख सकता हूँ कि ये एक सेल लगा हुआ है Ne का, और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है Nr, और मेरे पास अपना सप्लाई हो रहा है मेरा रेजिस्टेंस R हो रहा है क्या, और इसमें फॉलो कर रहा है करंट I। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया Nr प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस Nr प्लस R। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट, करंट कैसे निकलता है भाई, I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V अपॉन R। तो वोल्टेज कितना है अपना Ne, और रेजिस्टेंस कितना है Nr प्लस R, तो ये करंट है। अब इसको मेरे को करना है मैक्सिमम, इसको मुझे करना है मैक्सिमम। क्या कर सकता हूँ भाई, तो जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, है ना, और ये वैल्यू मिनिमम कब हो भाई, Ni को तो मैं मिनिमम रख मैक्सिमम रख के क्या फ़ायदा, मेरा N बढ़ाते जाऊँगा, बस बढ़ाते जाऊँगा, बस बढ़ाते जाऊँगा। तो मैं कंडीशन कहाँ से पा सकता हूँ, यहाँ से पा सकता हूँ, है ना। मैक्सिमम करंट होने के लिए ये नीचे की वैल्यू अगर छोटी हो जाए तो मेरे को ओवरऑल वैल्यू बड़ी मिल जाएगी। तो क्या हो सकता है यहाँ पे हो सकता है दो केस। पहला क्या हो सकता है, देखो केसेस लिखते हैं ना, लिख लेते हैं। तो पहला क्या हो सकता है भाई कि ये जो Nr है ये बहुत छोटा हो जाए R से, और दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो Nr है ये बहुत बड़ा हो जाए R से। तो फर्स्ट केस देखते हैं पहले। तो यहाँ पे जो Nr है ये R से बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है कि Nr की कोई वैल्यू नहीं है R के सामने, नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अगर Nr को नेगलेक्ट कर दोगे तो I कितना मिलेगा तुमको, Ne डिवाइडेड बाई R, Ne डिवाइडेड बाई R। और ये जो E बाई R है, अगर मैं सिर्फ एक सेल लगाता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो मेरे को जितना करंट मिलता वो कितना होता, वो क्या होता, E बाई R होता। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मेरे अप्लाइड रेजिस्टेंस जो मैं एक्सटर्नल लगा रहा हूँ उससे बहुत छोटा हुआ तो क्या होगा, मेरे को n टाइम्स करंट मिलेगा। एक सिंगल अगर मेरे पास होता सेल तो उससे मैं जितना करंट ड्रॉ कर पाता उसका n टाइम्स ज़्यादा करंट मैं ड्रॉ कर सकता हूँ अगर मेरा जो अप्लाइड रेजिस्टेंस है जो मैं लगा रहा हूँ वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। अब दूसरा केस क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, तुम जो रजिस्टर्स लगा रहे हो उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो उसको अगर नेगलेक्ट कर दोगे तो आई क्या मिलेगा भाई, Ne डिवाइड बाई ये R। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखता, वो बेचारा गरीब है, तो Nr आ जाएगा, Nn कट जाएगा। और ये E अपॉन R क्या है, ये तो एक बैटरी जितना करंट फ्लो कराता है उतना ही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को कम करंट मिलता। इसका मतलब हमको कंडीशन क्या है मैक्सिमम के लिए कि क्या है, करंट मैक्सिमम कंडीशन क्या है, कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस अप्लाइड रेजिस्टेंस से बहुत कम रहे। ठीक है, अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया अप्लाइड रेजिस्टेंस से तो हमको सिर्फ उतना ही करंट मिलेगा जितना एक सेल से हम पाते हैं। एक सेल जितना करंट देता है ये वही है, और ये क्या है, एक सेल से जो मैं करंट ड्रॉ करता हूँ उसका n टाइम्स मेरे को मिल रहा है। तो फायदा कहाँ है, ये है ना, मैक्सिमम करंट की कंडीशन निकाल रहे हो। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन अप्लाइड रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को जब हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तब। ठीक, चलो तो अब देखते हैं कि हमको सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिया ना, तो अब चलो देखते हैं कि हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब मिलेगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में m सेल्स लगा देते हैं, अलग इसलिए कर रहे हैं ना, n लिया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ कि क्या है, अगला हम करेंगे मिक्स्ड, तो उसमें क्या करेंगे कि n सीरीज़ में लगा देंगे, m पैरेलल में लगा देंगे, तो वो मिक्स में दिक्कत ना हो इसीलिए हम पैरेलल में m ले रहे हैं ताकि खिचड़ी ना बने। तो अब इसमें क्या है भाई, तो इसमें ऐसे एक लगा हुआ है,
फिर ऐसा दूसरा लगा हुआ है, ऐसे ही करके ऐसे ही n ठोक लगे हुए हैं। और ये सारे मिलके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को सप्लाई कर रहे हैं। फिर से इसमें भी आइडेंटिकल माने क्या, सबको मानेंगे ही, ठीक। तो यहाँ से करंट I अगर निकल के आएगा तो इधर से आएगा I1, इधर से आएगा I2, इधर से आएगा I3। तो मेरे को इसके करंट से कोई इंटरेस्ट वैसे भी नहीं है, मेरे को तो टोटल करंट से मतलब है। तो मेरा क्या है, देखो पैरेलल में है ना, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम। तो इसका मतलब ये E1 जितने भी लगे होंगे इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल तो E ही मिलेगा, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बस बदलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो वो कितना निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R प्लस 1/R, ऐसे ही करके कितनी बार होगा, m बार होगा 1/R, तो ये क्या हो जाएगा, m/R। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मेरे को ऐसा दिखेगा, एक ये m/R का, ये EMF E का, और ये मेरे R को सप्लाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, R प्लस m/R। तो मैं करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो उस I को क्या लिख सकता हूँ, E/R प्लस m/R। अब देखो ऊपर नीचे R का मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं। अरे यहाँ देखो ये 1/R इक्विवेलेंट है ना, तो R इक्विवेलेंट जो हमारा होगा वो m/R थोड़ी ना होगा, R/m ना होगा, है ना। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया करो, मेरे से हो जाता है कई बार जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करो, तो me/mr प्लस स्मॉल r, कोई दिक्कत। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर से तो कुछ किया नहीं जा सकता, जो होगा नीचे होगा। तो दो केस क्या बनेंगे भाई, तो फर्स्ट केस जो बनेगा वो क्या बनेगा कि mr इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, और सेकेंड केस क्या बनेगा, mr इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अब अगर mr r से बहुत छोटा होगा तो मैं क्या mr को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो मेरे को I कितना मिलेगा, me डिवाइडेड बाई r, जो E/R क्या है, ये एक सेल जो होता तो करंट देता जितना, वो है E/R, और वो कितना मिल रहा है मेरे को, m टाइम्स। अच्छा यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्या होता देखो, तो ये mr जो है वो बहुत बड़ा है, तो मैं r को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, है ना, mr बहुत बड़ा है तो r को नेगलेक्ट कर दो। तो क्या मिलेगा, I की वैल्यू me डिवाइडेड बाई mr, mm ख़त्म, E/R मिलेगा। अरे ये तो सिंगल सेल जितना करंट ड्रॉ कर पाते सिंगल सेल से वही है ना, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन नहीं है, ये है मैक्सिमम करंट की कंडीशन। क्या है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाए अप्लाइड रेजिस्टेंस से, है ना, या फिर अप्लाइड रेजिस्टेंस या जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाए हमारे अप्लाइड इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो दोनों में उल्टा है ना, सीरीज में क्या था कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, और पैरेलल में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ का रीज़न क्या पता है, थोड़ा सोचो, पैरेलल में होता क्या था, पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है ना, और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। यहीं से ये इंफेरेंस निकाले हो। चलो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि अब देखते हैं कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में अगर हमारा लगा हो सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब कि n सेल सीरीज में है और m सेल पैरेलल में है, तो हम मैक्सिमम करंट कब पा सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए कि n सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं और m सेल्स को पैरेलल में लगा देते हैं। तो n सेल सीरीज में कैसे लगेंगी, अब देखो यहाँ पे ना डॉट 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 बना लो, और
इनका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट सब में है इंटरनल, मैं दिखा देता हूँ भाई, छोटा छोटा सब में दिखा दो। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक होगा, ऐसे ही करके ये कितने, ये n सेल्स लगी हुई हैं इधर, और इधर में m सेल्स m रोस लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे m लाइंस है, ठीक। तो ऐसे ही करके हमारा एक यहाँ पे है, और तो इन सबको एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया जाए, और ये सारे भाई साहब लोग एक साथ मिलके हमारे इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को सप्लाई करेंगे, ठीक है। और हर एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं बदल रहे हम लोग। चलो अब यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, टोटल कितने सेल्स लग जाएंगे सोचो तो, अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, तो n ऐसे लगे हैं और ऐसे m रोस हैं। अगर एक रो में n है तो m रो में m इंटू n, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारा हो गया mn, ठीक है। अच्छा, अब EMF कितना होगा एक रो का, एक रो का EMF कितना होगा भाई, तो n सेल्स लगे हैं ना, तो EMF ऑफ ईच रो कितना हो जाएगा NE। अब वो जो m पैरेलल में लगे हुए हैं उनसे तो कोई लेना देना है नहीं ना, क्योंकि पैरेलल में तो क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, मतलब EMF भी सेम होगा। तो क्या है, अपने को जो नेट EMF मिलेगा वो कितना हो जाएगा NE, ठीक है। अब क्या है कि एक जो रो है, ये n सेल्स, इनका रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो कितना हो जाएगा NE, NR मतलब NR, ठीक है। और ये NR जब पैरेलल में लगे हैं तो R इक्विवेलेंट जो हमको मिलने वाला हो क्या मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR, ऐसे ही कितने बार m बार, तो क्या मिलेगा m/NR। तो R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा हमको, NR/m, उल्टा करना पड़ेगा ना ठीक है। तो अब ये सारा हटा के पूरे कार्यक्रम को हटाना है और उसकी जगह एक इक्विवेलेंट लगाना है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा NR/m, EMF कितना होगा NE, और सप्लाई किसको करेगा, अपने लोड R को। तो अब इसको आराम से देख के अपन नेट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, कितना होगा NR/m प्लस कैपिटल R। तो करंट कितना लिख सकते हो, V/R होता है, V कितना है NE, और रेजिस्टेंस कितना है NR/m प्लस R। अब देखो ये पसंद नहीं आ रहा है, m मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो क्या हो जाएगा MNE डिवाइडेड बाई NR प्लस MR, NR प्लस MR। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है उसको होना पड़ेगा मिनिमम, उसको होना पड़ेगा मिनिमम, बट ये प्लस में मिनिमाइज करना तो बड़ा मुश्किल है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तिकड़म खेलना पड़ेगा इसके साथ, है ना। तो ये जो NR है और MR है, इसको लिखा जा सकता है क्या, √NR का स्क्वायर और √MR का स्क्वायर। तो इधर करते हैं उस चीज़ को, तो ये क्या लिख सकते हो उसको, √NR का स्क्वायर और प्लस √MR का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें मेरे हिसाब से, हैं। तो अब देखो मैं ना क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं अपने काम में लाने की कोशिश करता हूँ। चलो इसको कुछ काम में लाया जाए, तो ऐसा लिखते हैं, और ये a² प्लस b² मिल गया, तो मैं 2ab ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ, ला सकता हूँ ऐड सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो मैं
2 (m(n)r)r माइनस 2 (m(n)r)r। अच्छा, इसको माइनस लिखो और इसको प्लस लिखो। तो मैं ये वाले पूरे को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ भाई, √nr माइनस √mr का स्क्वायर प्लस 2 (m(n)r)r। ठीक है। अब ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। आखिर ये है क्या, ये यही है ना जो नीचे लिखा हुआ, यही है ना। तो ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये 0 हो जाएगा। जब ये, तभी तो मिनिमम होगी, क्योंकि ये तो इससे छोटा और उसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग। इसको छोटा करके 0 कर सकते हैं और ये मिनिमम वैल्यू ये वाली मिलेगी हमको। तो इसका मतलब क्या, ये मिनिमम कब होगा, जब √nr विल बी इक्वल टू √mr। मतलब माइनस लिख के ऐसे 0 लिख के फिर ये 0 को हटा के यहाँ इक्वल लगा के, मतलब इसको उधर ट्रांसफ़र करके फिर दोनों साइड को स्क्वायर करके nr इज इक्वल टू mr लिख के। अरे यार n यहाँ पे यार छोटा है ना। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग को फाइनल इन्फेरेंस मिल गया, जो हम लोग को फाइनल रिजल्ट चाहिए था। हमको क्या चाहिए था, हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, nr/m। अरे ये nr/m कुछ है, देखो तो जरा, ये तो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब क्या है, मिक्स्ड ग्रुपिंग जब करोगे तो जो तुम अप्लाई करे हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगाए हो, उसकी वैल्यू अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल मिली तो तुमको मैक्सिमम करंट मिलेगा, है कि नहीं बात। तो समझ में आई बात, मिक्स्ड ग्रुपिंग क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्स्ड ग्रुप्ड सेल्स। कोई दिक्कत। तो तीनों कंडीशन में मैक्सिमम करंट कैसे निकलेगी वो क्लियर हो गया। ठीक है।